हाँ जी, गुड आफ्टरनून अहमद, देव, बच्चे प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमरास। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमरास एंड माइक्स, बच्चे प्लीज़। हाँ जी, देव, कहाँ हो आप? देव, टर्न ऑन योर कैमरा, बच्चे। सो गाइज, वेलकम। एंड आज जो हम लोगों का सेशन है, पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे एज अ बिगिनर हम लोगों को यूपीएससी की जो तैयारी है वो किस लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए और किस माइंडसेट से स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। पीपल आर कनेक्टिंग, प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट। ऑडियो कनेक्टिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देव, लाइब्रेरी में हो? जी, ओके। सो गाइज, एज अ बिगिनर, इनफैक्ट बिगिनिंग नहीं, अगर मैं बोलूँ कि कुछ चीज़ें हम लोगों की ऐसी होती हैं जो ना कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट योर प्रिपरेशन चलती हैं गाइज। ऑनलाइन एवरी वन विल, अगर आप लोग अपना कैमराज ऑन कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट, ठीक है। एक स्टडीज़ हुई हैं बच्चे, क्योंकि ना आजकल जैसे ना गवर्नमेंट आपकी ना जो है आपके ऑफिसेज हैं वहाँ पे भी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं और सब कुछ होता है, वहाँ पे कंपल्सरी होता है, और वहाँ पे स्टडीज़ हुई हैं
अगर आप अपना कैमरा ऑन कर रहे हो ना, और ऑन करके अगर चीज़ें सुन रहे हो, तो आपकी रिसीविंग ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द वन जो अपनी कैमराज ऑफ रखते हैं। तो क्योंकि आप कॉन्शियस रहते हो ना कि देख रहे हैं, एंड एक्चुअली आई एम ऑल्सो लुकिंग एट यू। तो कभी भी आप लोग अगर ऑनलाइन, सिर्फ मेरा सेशन नहीं, कभी भी कोई अटेंड कर रहे हो ना, जानबूझ के आप लोग प्लीज़ अपना कैमरा ज़रूर ऑन रखा करो, सो दैट आपकी रिसीविंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के युग में कोविड के बाद ना ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। और इवन थ्रू आउट योर प्रिपरेशन ऑल्सो गाइस, यू मेक श्योर कि आप लोग जो है, जब हमारे क्लासेस लगती हैं, मेक श्योर कि आपका कैमराज ऑन हो। मैं अभी इसके बारे में बात करूंगी आज के लेक्चर के अंदर। हम लोग हमेशा यूपीएससी प्रिपरेशन जो स्टार्ट करते हैं ना, एज अ बिगिनर शुरू करते हैं, और टुवर्ड्स गोइंग टू द जर्नी हम लोग एक टॉपर बनते हैं, है ना। सो इसके बीच में क्या फेजेस आते हैं हम लोगों के, वो बहुत डिफरेंट होते हैं गाइस हम लोगों के। एंड उस दौरान के अंदर हम लोग, पता नहीं कितनी हमें डिमोटिवेशन होती है, और एक बार चीज़ें टूट जाए ना, सीक्वेंस टूट जाए, तो दोबारा से उसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर इज, कभी भी आप जब ब्रेक्स डाल रहे हो ना लेक्चर के अंदर भी, ये दिस इज टू द एवरीवन ऑनलाइन एंड स्पेसिफिकली देव तेरे लिए, कि जल्दी बाउंस बैक किया करो, इतना लंबा गैप नहीं डालते। कोई इतनी लंबी मजबूरी नहीं होती किसी इंसान की, ठीक है। मैंने तभी मैम को बोला था, मैंने कहा इनको बोलो, पिंग करो कि ये आए क्लास के अंदर। इवन इफ गाइस कि आप लोगों की क्लास नहीं लग रही, आपके टेस्ट हो रहे हैं, आई एम नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ माई इश्यूज, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्लास में आना बंद कर दोगे, या आप अपनी वो सिटिंग हैबिट छोड़ दोगे। आई एडमिट कि मैं बहुत दिनों बाद क्लास ले रही हूँ ना, 3-4 दिनों के बाद सेशनल्स, उसके बाद प्रैक्टिकल्स। मैं वही बोल रही हूँ कि कोशिश किया करो कि आपके सेशनल्स और आपके जो भी आपके है ना, जो आपके ऑनगोइंग आपके कोई भी काम है ना, इतना कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता कि आप एक भी दिन नहीं आओ। लास्ट फ्रॉम 3-4 मंथ्स मैंने आपको क्लास के अंदर नहीं देखा, और मुझे पता है कि देव वॉज सच अ पर्सन जिसने बोला मैम क्लास लेना मत छोड़ना, नहीं लेनी छोड़ी थी, बट तू आना बंद कर दी तूने, ठीक है। सो जल्दी बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस प्रिपरेशन में ना सिर्फ 2 चीज़ें ही हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ऑनलाइन प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमराज। गंगेश्वरी बच्चे प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमरा। नहमत आज तक आपने शक्ल नहीं दिखाई क्यों भाई आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है। लोडिंग पर्सन, ओके। बच्चे प्लीज़ अपना नाम बोलेंगे। लोडिंग पर्सन, सो ड्यूरिंग योर दिस प्रिपरेशन जर्नी सिर्फ 2 चीज़ों की आप लोगों की ना बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो आपको वापस लेके आता है क्लास में, या फिर आपकी प्रिपरेशन से अगर आप उजड़ गए हो तो वो वापस लेके आता है आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यहाँ पे। और दूसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इस बार जितने भी यूपीएससी टॉपर्स हैं ना, उनमें एक कॉमन फैक्ट, इनफैक्ट कोई भी, मैं लेटेस्ट इसलिए बोलती हूँ, रिकमेंड करना उनकी वीडियोस देखना, क्योंकि वो बिल्कुल आपके लेटेस्ट हैं, तो कोई ट्रेंडिंग चीज़ बताएंगे, है ना। बट आप कभी भी किसी यूपीएससी टॉपर को सुनोगे ना, तो वो कभी भी ऐसे नहीं बोलता कि यार मेरा तो तुक्का लग गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरा होगा, या मैं तो किसी और पेपर की तैयारी करता। दे ऑल हैव वन कॉमन नीच एंड दैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। लगता था टाइम लगेगा उनको, वो ये चीज़ बोलते हैं, दे एडमिटेड, बट वो हमेशा ये बोलते हैं कि हाँ मुझे पता था कि मैं
कर लूँगा या मैं कर लूँगी। हम लोग यूपीएससी जब तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, हम पता है किस माइंडसेट से करते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं इस बात पे, बट बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, चलो स्टेट सर्विसेज तो निकल ही जाएगा, पीसीएस नहीं निकला है ना तो नायब की पोस्टें आती हैं, है ना, ये वाला ग्रेड बी सी डी जो आपके कोई ना कोई जॉब आएगी वहाँ तो लग ही जाएंगे अगर यूपीएससी की तैयारी कर। स्टार्टिंग में ही अगर आप अपने आप को दिमाग में ये फीड करने लगे ना तो आपको रिजल्ट भी वैसे मिलेंगे। गाइस मेक श्योर कि जब भी आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो 2 साल के लिए आप कुछ भी और मत सोचो एक्सेप्ट योर यूपीएससी, देन यू स्टार्ट विद योर अदर थिंग्स, बट 2 साल के लिए आप लोगों को कंसिस्टेंटली यूपीएससी के बारे में सोचना है। अगर गाइस आप लोगों ने टॉपर बनना चाहते हो, वाकई ही यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, वाकई ही अगर लिबास ना जाना चाहते हो, और यहाँ तक ना बनना आसान है, सोचना मुश्किल है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास इफ यू कैन, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। मैं एक ही बात बार बार बोल रही हूँ। आयशा, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू राइट नाउ। अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है यू कैन रेज योर हैंड और आप टाइप करके भेज सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे मुझे ऑडिबिलिटी लगानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है, बट ना सोचना और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस। क्योंकि हम लोग क्या कर जाते हैं, हम लोग डीमोटिवेट बहुत आसानी से हो जाते हैं। यार वो तो इतने इंटेलिजेंट थे, उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, यार हम लोग तो बिल्कुल अच्छे से बात नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे हमारे फैक्टर्स आते हैं हमारे दिमाग में, आते हैं हम लोगों के दिमाग में। हम लोग ये सोचते हैं कि यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे, कोई ना कोई और एग्ज़ाम निकाल देंगे। आज तक जितने भी यूपीएससी टॉपर्स इस एकेडमी से निकले, उनकी एक कॉमन नीच जो मैंने पहचानी थी ना, दे ऑलवेज हैव सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि कर लेंगे, शायद टाइम लगे इस चीज़ को बट कर लेंगे। एक कॉमन फैक्टर था, सब में एक कॉमन फैक्टर था, वो करने की इच्छा रखते थे। वो ऐसे नहीं सोचते थे कि यार कोई और एग्जाम में फंस के बट फिर उसके बाद देखें, नहीं। सो बीइंग इनटू योर गाइस, दैट इज योर बिगिनर टू योर यूपीएससी। कुछ हमारे स्टेप्स हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो अपनी यूपीएससी जर्नी, जितने ने भी आज तक पुरानी क्लास भी अटेंड की है, नई क्लास अटेंड की है, तो मैं कभी भी कोई चीज़ रिपीट नहीं करती, तो ना इस लेक्चर में करूँगी गाइस। सबसे पहले तो ना आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ टू द सिलेबस, दैट इज़ टू द पैटर्न, सॉरी पैटर्न। क्योंकि किस जंग के लिए आप लोग जा रहे हो ना, आप लोगों को उसका पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। गिव मी अ मोमेंट, आई एम कमिंग इन 2 minutes। सेकेंड पेज ना स्कैन करवा लूँ, क्वेश्चन मैम से कराया नहीं, बस गिव मी 2 minutes, मेरे को भी दिमाग में। जिस जंग के लिए आप लोग जा रहे हो ना, मेक श्योर कि आपको पता हो कि किस स्टेप पे क्या होता है। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो यूपीएससी ना आपका प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस पे पहुंचने के बाद बोलते हैं मैम हम लोगों ने ऑप्शनल तो वैसे ही बाय चांस लिख दिया था, हमने आज तक कभी भी ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किया। सतेंद्र सर के साथ भी बहुत बार हुआ है। सतेंद्र सर का हमारे पास पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल है, तो सर ने क्रैक कराया, बट दैट इज़ कोरली मैं बोलूँगी कि लक है कि आज की डेट में निकल भी गए वो लोग, या उन्होंने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो। बट कभी भी ये गलती मत करो, पैटर्न को समझो, पूरी एक एक चीज़ को जो है अपने ना
दिमाग में रखो, इम्बाइब करो। देयर वॉज वन कैंडिडेट विद अस जो कि आज की डेट में लुधियाना में आईएएस लगे हैं, हिज नेम इज़ हरजिंदर। उन्होंने अपने ऑप्शनल में पता है क्या मिस्टेक की थी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए थे। आप लोगों को पता है जीएस के सारे अटेम्प्ट होते हैं, ऑप्शनल के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। उनका मेडिकल साइंसेस था, उन्होंने कोचिंग नहीं ली थी। जो मेडिकल साइंसेस के बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, तो ऑब्वियसली एक तो ये जल्दी जल्दी यूपीएससी में आते नहीं, अगर आते हैं तो वो अपना मेडिकल साइंस ही लेते हैं अपना ऑप्शनल। तो मुझे लगा कि वो खुद प्रिपेयर कर लेंगे, पर उन्होंने पैटर्न को नहीं समझा था, जिसके कारण उनका अटेम्प्ट तो ऑब्वियसली उनका हो गया, पर उनको 1 साल का वेट करना पड़ा था। ये हमें बहुत नॉर्मल बात लगती है कि यार पैटर्न ही तो है, पता तो है, वही सब चीज़ें चल रही हैं। मैं देखती हूँ इतने भटकाने वाली चीज़ें आप लोगों के ना ऑनलाइन रिसोर्सेज में, जब हम लोग यूट्यूब पे ऐसी स्कैनिंग आउट करते हैं, इतनी गलत बातें हैं ना चलती हैं कि पैटर्न को ही चेंज कर देते हैं चीज़ों के लिए, या बहुत पुराना पैटर्न हो तो उसको आप लोग फॉलो अप करने लग पड़ते हो। सो मेक श्योर आप एक रिलायबल सोर्स से अपना जो है पैटर्न समझो। आई विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग, इसको सबसे एंड में लेंगे कि क्या पैटर्न है। सो प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन होते हैं, मेंस में और इंटरव्यू में क्या चीजें होती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। सी द क्वेश्चन पेपर एंड सी द टॉपर स्कोर, एवरीथिंग शुड बी देयर। ये नहीं है सिर्फ आप लोग पैटर्न देखोगे, आप ये भी देखोगे यार टॉपर्स ने कितना स्कोर किया। टॉपर्स का स्कोर देख के ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है। पता है क्यों आता है? क्योंकि उनके सिर्फ 40% आए होते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। ऐसा लगता है यार हमारे तो 60% आए हुए हैं, कर लेंगे, 55 आए हुए मुश्किल से, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्चुअली इतनी जाती है कट ऑफ, इसीलिए बोलते हैं, कहते हैं द लास्ट बेंचर्स आर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि कंसिस्टेंट होता है, उनको पता है वो नालायक हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, लगे रहते हैं। और जो होशियार होते हैं उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो सी द क्वेश्चन पेपर गाइस, सी द क्वेश्चन पेपर थॉरोली। प्रीलिम्स का कैसा आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आ रहा है, मेंस का कैसा आ रहा है, सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, इंटरव्यू का कैसा पूछा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट माइंड दैट गाइस, जो आपके इन जर्नल आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, वो इंटरव्यूज ठीक है, आई रियली रिस्पेक्ट देम, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नॉलेज टेस्ट नहीं होती है आपके इंटरव्यूज में, आपकी पर्सनालिटी चेक होता है इंटरव्यूज के अंदर। सो जब आप लोग पैटर्न देखोगे, क्वेश्चन पेपर को देखोगे, आप लोगों ने क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, आपने सिर्फ पैटर्न समझने की कोशिश करनी है। जीएस में 100 क्वेश्चन, सी सैट में 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का सी सैट में। मैं भी बताऊंगी आप लोगों को, बट जब तक आप खुद नहीं देखोगे तब तक आपके दिमाग में ना, जहन में नहीं चलेंगी चीज़ें। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर द डे, तो मुझे अभी 2-3 महीने ही हुए थे, तो मैं उठ के पीर पंजाल है ना, काराकोरम, धौलाधर शिव, मौजीराम, ऐसी सी ना बातें मेरी चल रही थी और एकदम से मेरे मुंह से निकल गई। तो मेरे जो बड़े भैया हैं मुझे बोलते आ हा, कहते मज़ा आ गया पैमल, इसका मतलब तेरी तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि यू हैव स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। सच बता रही हूँ, आई रियली रियलाइज दैट डे कि यार नहीं यार मैं कर सकती हूँ, मुझे इतना बूस्ट मिला। द मोमेंट यू विल फील द सेम ना, समझ लेना कि करोगे लाइफ में कुछ और सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। पर वो करने के लिए ना गाइस, आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है। जस्ट मेक श्योर गाइस कि आप लोग जाके क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखो और जाके टॉपर स्कोर ज़रूर देखो, जाके देखो, डरना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है क्या क्या है, क्या चीज़ यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है। यूपीएससी नहीं डिमांड कर रहा कि आपको 100 में से 100 स्कोर आउट करना है प्रीलिम्स में।
यहाँ से ये पता लगेगा सिर्फ 40% चाहिए हम लोगों को, 44% स्कोर चाहिए, मतलब 100 में से 44 या 50% के आसपास भी अगर आपके क्वेश्चन आते हैं आपको, दैट इज मोर देन इनफ. इट इज अ चैलेंज ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ अगेन, क्योंकि हमें क्या लगता है एक क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता, कई बार स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं आते होते, क्योंकि वो हमारे सेट में ऐसा होता है कि सबसे पहले आपके सारे मुश्किल क्वेश्चन लग जाते हैं. एंड दैट इज द मोमेंट जब हम लोग बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं. आपको इस चीज से घबराना नहीं है, शायद आपको आगे के 20 आते हो. दिस इज अ पेपर ऑफ द मेंटल स्ट्रेंथ. सबका ना इधर उधर, अगर एग्जामिनेशन हॉल में देखो ऐसे ऐसे करके देख लेना, सबके वैसे ही 12 बजे होंगे अगर पेपर मुश्किल है तो. सो मेक श्योर गाइज आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर आज के डेट में देखो, उनको ऑब्जर्व करो और फाइंड एवरीथिंग अबाउट द डैम पैटर्न ऑफ द यूपीएससी की, यूपीएससी की क्या डिमांड है. दूसरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस. If you are not reading your syllabus thoroughly every day, you are not able to crack your UPSC. I can bet you this. अगर आप रोज नहीं ना अपने सिलेबस को देख रहे ध्यान से, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, थैंक यू. सिलेबस एक ऐसा आपका रोड मैप है जो आपको चलना सिखाएगा वहां पे कि ऐसे से चलना भैया, ये चीजें करनी है, ये चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है. इवन इफ देर आर मेनी एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फॉरेस्ट सर्विसेज एज वेल, गंगेश्वरी जैसे आपका, अपने ऑप्शनल के बारे में देखो, अपने आपको कंटेंट, जीएस के कंटेंट के बारे में जरूर देखना है. Syllabus is very important. How much to, what to read. Syllabus आपको क्या बताएगा, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस जो पढ़ोगे कि what to read in your GS, what to read in your newspaper and what to read in your optional. ऑप्शनल के लिए भी आप लोगों को ये बताता है सिलेबस. पता, सिलेबस आपको ये बताएगा कि आपने ये चीजें पढ़नी है, ऐसे ऐसे जो है हम लोगों को आगे चलना. और इसके लिए कि डिटेल्ड सिलेबस चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एक वहां पे एक वर्ड का मतलब 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स या 20 पॉइंट भी हो सकता है. उसके लिए हम लोगों ने आपकी ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस की लिस्ट बनाई हुई है आप लोगों को. मैं बोल रही हूँ कि मैं खुद रेफर करती हूँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना गाइस, दैट इज योर सिमरन IAS लर्न बाय मैप्स. ये लर्न बाय मैप्स सिमरन IAS है, लर्न बाय मैप्स सिमरन IAS है. तो उसके अंदर जो पिन पड़ी हुई है ना, वो इतनी यूजफुल है कि मैं ही दिन में 2 बार ही निकाल लेती हूँ उन पिन्स को. तो आप लोगों को भी देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या क्या पिन आउट है. वहाँ पे बुक लिस्ट भी है, वहाँ पे डिटेल सिलेबस भी है, उसमें NCERT लिस्ट भी है. ज़रूर देखा करो उसको, जो पिन्स है वहाँ पे, जो पिन आपकी चैट आती है ना, मैसेजेस आते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर क्लिक कर करके देखा करो कि क्या क्या है उसके अंदर. वहाँ पे डिटेल सिलेबस पड़ा हुआ है प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. व्हाट टू रीड विल बी क्लियर टू यू GS पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए, एंड न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और ऑप्शनल पढ़ते हुए. सबसे बड़ा क्वेश्चन ही बच्चे को ये होता है कि यार हम जब पेपर देखते हैं ना तो वी अंडरस्टैंड कि यार करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है. मेंस में तो आजकल पूछते ही नहीं है वो स्टैटिक इतना, जितना आपका करंट अफेयर्स होता है. वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर करंट अफेयर्स, बट करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है वो कैसे पता लगेगा, जब आपके पास सिलेबस आपके टिप्स पे होगा. पहलगाम इशू हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, योर ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ टेररिज्म, हाउ इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स टू द इंडिया, हाउ एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स आर इन्वॉल्व इन टू योर सिक्योरिटीज इशू चैलेंजेस. वो आपको तब समझ में आता है जब सिलेबस पढ़ा होगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी इज द पार्ट. इसीलिए रोज पढ़ना, सिलेबस को एक बार देखना बहुत जरूरी है.
रात को सोने से पहले रील्स नहीं चेक करनी, मोबाइल नहीं चेक करना, मोबाइल में सिलेबस खोल के देखना है, या फिर अपना हैंड जो आपका प्रिंटेड आपका मटेरियल है, जो आपका सिलेबस है, उसको ज़रूर देखना। और बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अगर आपने आज तक कभी कोई अटेम्प्ट दिया है या फिर आप 1 साल बाद अटेम्प्ट दोगे, तो आप अपने साथ ऑनेस्ट रहना, क्या आपने आज जो मैं बातें बोल रही हूँ आपको आपने की? मुझे मुझे झूठ बोल देना, पर अपने आप को झूठ मत बोलना। कभी भी अपने आप को झूठ मत बोलना, लाइफ में किसी को भी झूठ बोल देना, क्योंकि एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक विल लीड यू टू द सक्सेस। जिस दिन आपने एडमिट करने लग गए ना, यार ये गलती है, यार ये मेरी गलती है, मैं ये कर रहा हूँ, उस दिन आप जो है सक्सेस की तरफ जा रहे हो। जिस दिन बोलोगे नहीं यार मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं तो सब कुछ पढ़ रही हूँ, फिर भी मेरा नहीं हो रहा, मेरा फिर भी नहीं रिजल्ट आ रहा, दैट मीन्स गाइस कि आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन यू एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। मैं आपके अंदर झांक के नहीं देख सकती, मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर सकती हूँ, बच्चा ये करना है, ऐसे करना है, ये देखना है कि क्यों दिल नहीं कर रहा क्लास लगाने का, क्या रीजंस है, क्या वाकई सेशनल्स है हम लोगों के, या प्रैक्टिकल्स है जो हमें अटेंड नहीं करने दे रहे क्लास को। ठीक है, मेक श्योर यू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, नॉट टू मी। अगर लाइफ में अच्छा इंसान बनना है, मैं आप लोगों को एक बड़ी सुंदर स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने ना इंस्टाग्राम पे भी सुनाई थी, तो सच यकीनन बात है ये ना, हमारे जो संदीपन सर हैं, तो उन्होंने ये मुझे स्टोरी सुनाई थी। तो आप तो जानते ही हैं संदीपन सर को, हिस्ट्री वाले सर को, तो मुझे वो बात बता रहे थे, कहते गवर्नर साहब ना जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि संदीपन सर आपके कितने बच्चे सेलेक्ट हुए यूपीएससी के अंदर? उन्होंने बोला हमारे ऐसे ऐसे पूरे संकल्प के ना 300-400 बच्चे जो है सिलेक्ट हो गए है ना, कहते इंटरव्यू गाइडेंस में भी थे हमारे 300-350 लोग एंड सो ऑन। ऐसी बातें की सर ने उनके साथ, एंड तो वो गवर्नर साहब थे उनके साथ, तो गवर्नर जी ने बोला अगर तुम इन लोगों को ना पढ़ाते तो तुम्हें लगता है कि ये रिजल्ट ना निकालते? कहते शायद निकाल देते। कहते अगर ये भी ना निकलता तो तुम्हें लगता है यूपीएससी यहाँ पे 1000 लोगों की सीटें ना फुल कर पाती? कहते बिल्कुल कर पाती, अगर ये ना लगते कोई और लग जाता। कहते तुमने क्या किया अपने स्टूडेंट्स के लिए? तो मैं एकेडमी में क्या करना चाहती हूँ, मैं चोंचे मार मार के ना तुम लोगों को क्लासें अटेंड कराना चाहती हूँ कि लाइफ में तुम याद रखो कि नहीं यार कुछ तो सीखा यहाँ से, कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान तो बन के जाओ। ये मेरा सबसे बड़ा प्राइम मोटिव है, क्योंकि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, दे आर द क्रीम ऑफ दिस कंट्री। तुम लोग क्रीम हो कि तुमने सोचा भी और तुम तैयारी भी कर रहे हो। मेरे पास वो क्रीम है, वो मलाई है मेरे पास। सो मुझे उस मलाई को और अच्छा जो है नरिश करना है मार मार के, ताकि आप लोगों को रियलाइज हो। मेक श्योर गाइस यू रीड योर सिलेबस थॉरोली। व्हाट टू रीड विल बी सॉट बाय योर सिलेबस, चाहे ऑप्शनल के लिए है उसका सिलेबस, चाहे जीएस का सिलेबस है, न्यूज़पेपर का मैंने आपको बता दिया। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको पता लगेगा ओ बिल्स के ऊपर है ना, जैसे वक्फ बिल चल रहा है, अच्छा वक्फ बिल है, अच्छा थाईलैंड और इंडिया के बीच के रिलेशन कुछ चल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोगों को दिमाग में रखना होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज देयर है ना, तो सब फैक्टर्स आप लोगों को पता लगेंगे, ट्रेड्स पता लगेंगे, टैरिफ्स पता लगेंगे। वहाँ पे जो की पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली पता लगेगा न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है। एंड कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक है, सपोज करो कि हम लोगों का आर्टिकल नंबर 19 है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। जो लोग आपके लॉ पढ़ते हैं ना, 19 आर्टिकल जो कि फ्रीडम्स के बारे में बात करता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ योर मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, इसको लॉ वाले हफ्ता भी क्लास ले सकते हैं। हम कितनी देर पढ़ते हैं? 15 मिनट।
अब ये कैसे पता लगेगा कि कितना रीड करना है? हाउ मच टू रीड will sorted by your guys, that is your previous year question paper. हमेशा अपने साथ PYQs रखो, एक सिलेबस, एक PYQs, एक एटलस, ये 3 चीजें ना मैं बोलती हूँ हमेशा एक एस्पिरेंट की पहचान है। PYQs, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका PYQ निकालो, शाबाश। ठीक है, PYQ। और PYQ ऐसा नहीं है कि मैंने बताया जैसे कि इसको रोज पढ़ो, कोई इतना एजेंडा नहीं, चाहे एज अ बिगनर चाहे एज अ एडवांस लेवल। जो इस बार प्रीलिम्स भी दे रहे हैं उनको भी PYQs पढ़ने हैं, आपको एज अ बिगनर भी देखना है, पैटर्न समझने के लिए भी। और द डे यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, एक बार कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद PYQ पे जंप कर जाओ, कितना पढ़ना है उसके अंदर, वो कहाँ से पता लगा? हाउ मच टू रीड, व्हाट टू रीड will be sorted by your syllabus, and how much to read will be sorted by your PYQs. It's a constant process guys, learn from it. Every PYQ question is a teacher for you. Every PYQ question वो हमेशा आपको सिखा के जाएगा। मैम मैंने आज ही ये रेडी किया था। क्या है ये? तभी मैं बोल रही थी कि बाउंस बैक करना है, ठीक है, गुड देव। मेक श्योर गाइस कि आप लोगों ना ये पॉइंट यहाँ पे जहन में आया, व्हाट टू रीड एंड हाउ मच टू रीड, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को गाइस? जो हैं कैमराज पे प्लीज, गंगेश्वरी, दिव्या, बच्चे अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड रविता ऑल्सो, ठीक है, अगर आप लोग अपना कैमराज ऑन करोगे तो मुझे भी एक बूस्ट मिलेगा। तो मेरे बूस्ट के लिए अपने कैमराज ऑन कर लो। सो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस गाइस, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। ओके, अब हमें जब हम लोग PYQs पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ये वाला ना NCERT से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम लोग PYQs पढ़ते हैं ना, तो वी अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक है, कोई ना कोई ऐसा आपका एक टॉपिक आ जाता है जो आपके बियॉन्ड NCERT चला जाता है। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, फ्रॉम वेयर टू रीड, that is basically your resources. कहाँ से पढ़ना है, where, from where to read, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन चीज़ों को अगर थोड़ा टाइम लेके अगर अपना तैयार करते हो, ये फाउंडेशन होती है किसी भी UPSC एज अ बिगिनर की ना, आपकी ये फाउंडेशन रू है। अगर आप इसको तैयार करते हो ना, इस फाउंडेशन को अगर बच्चा तैयार करते हो ढंग से, नो मैटर व्हाट, यू विल बी सक्सीड। अगर आपका 2 दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है ना, मैं बोलती हूँ रिसोर्सेज एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू चूज द राइट रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए। अब रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें आती हैं, मतलब कि इसके अलावा कुछ आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, चैट सेक्शन में छोड़ना। जब मुझे लगता था तो मैंने काफ़ी इसको ब्रॉड करने की कोशिश की थी। सबसे पहले NCERTs, कभी भी UPSC की तैयारी कर रहे हो गाइस, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर NCERTs। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मैं बताती हूँ कि ना, एक पेड़ है अगर आपके घर पे लगा हुआ, आपने कहीं पे शिफ्ट किया, एक नया शिफ्ट किया और आपको चीकू का पेड़ मिलता है, ठीक है, तो आप उसके फल खाते हो, है ना, और सब कुछ, आप उसकी इतनी केयर नहीं करोगे। इनफैक्ट जहाँ पे आपका गांव है, जो आपका पिंड है, वहाँ पे आपने एक आम का पेड़ लगाया होगा ना, और वो आपके सामने बड़ा हुआ होगा और वो फ्रूट देना शुरू हो गया, यू हैव मोर अटैचमेंट विद दैट।
सो कभी भी गाइस अगर आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और उसके साथ आपका ना वजूद नहीं है, आपको पता ही नहीं हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा एक फोमो होता है, दैट इज योर फोमो होता है, दैट इज योर इकोनॉमिक्स। स्टार्ट योर एनसीईआरटीज फॉर योर इकोनॉमिक्स। और क्या पढ़नी है, मुझे लगता है आयशा ने यही क्वेश्चन पूछा राइट, कि कौन सी एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है। मैम आपको याद है वोकैबुलरी मैंने ही डिस्कस किया था आपके साथ, मैंने आज ही रीड किया था। एनसीईआरटीज फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास, प्लीज आंसर मी। ओके, माय आंसर अगेन लाइज, आप टीम को भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, वो आपको लिस्ट दे देगी। अगेन टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जाओ, मैं भी वहीं से ढूंढ के दूंगी, टीम भी वहीं से ढूंढ के देगी। टेलीग्राम के चैनल पे जाओ, आपको वहाँ पे पिन में मिल जाएगा। उधर उधर से हमारे भी फ़ोनों में से इधर उधर हो सकता है, आपके भी हो सकता है, या तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो या फिर वहीं पे टेलीग्राम के अंदर ही आपको मिल जाएगा। दैट इज योर एनसीईआरटी लिस्ट, कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है। देखो एक ना जर्नल बुक लिस्ट होती है हर एक एस्पिरेंट की, हर एक टॉपर की एक जर्नल आपकी जो है बुक लिस्ट होती है। सी फ्रॉम दैट कि जर्नली बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत ही पढ़ी जाती है ना, इकोनॉमिक्स के लिए आपकी संजीव वर्मा, जो भी आपको लगता है, रमेश सिंह, जो आपको लगता है कॉमन चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा लोग कॉमनली पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं पढ़ना। इस बारी के जो शक्ति जी निकले हैं ना, रैंक 1 निकले हैं इस बारी, तो उन्होंने भी, शक्ति ने भी यही बोला, कहती मेरी सबसे बड़ी गलती पता क्या थी कि आई टेक आउट ऑल द बुक्स फ्रॉम योर मार्केट फॉर योर हिस्ट्री। कहते मुझे हिस्ट्री बहुत डरावनी लगती थी, बहुत मुश्किल लगती थी, तो कहते मैंने बहुत सारी बुक्स पकड़ ली मार्केट से फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में। मुझे थर्ड अटेम्प्ट में समझ आया कि यही गलती हो रही है मुझसे, बिकॉज जब आप बहुत सारी बुक पढ़ लेते हो, बहुत सारा आपके पास डाटा हो जाता है, आपको कंपाइल करना, कंसोलिडेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द वन हु टॉप्स योर प्रीलिम्स ना, ही इज प्रोबेबली इज गोइंग टू फेल इन टू हिज योर मेन्स, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा वास्ट नॉलेज है कि उसको मन से मेन्स में कंसोलिडेट करना नहीं आएगा। सच बता रही हूँ, मेरे पास ना चरणप्रीत करके एक लड़का भी है जो कि अभी आपका तहसीलदार लगा हुआ है, नायब तहसीलदार लगा हुआ है पंजाब में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा हुआ है। सो वो हर साल यूपीएस पीसीएस प्रीलिम्स में टॉप करते थे, पंजाब वाले पेपर में हर साल टॉप करना उस लड़के ने, और अभी भी होएगा ना, ही विल टॉप, मैं गारंटी दे रही हूँ, फर्स्ट 10 में होगा वो। और उसका मीन्स हमेशा रह जाता है। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि तेरी प्रॉब्लम है, तू लिखता नहीं है, तू वैल्यूएट नहीं करता। बहुत बहुत खास है, मेरे दिल के बहुत करीब है वो लड़का, मेरे पास आते रहते हैं, उनके मदर फादर भी आते रहते हैं, दे आर वेरी जेनरस। पर इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है ना, वैसे ही हमारे पास हमें हिस्ट्री से डर लगता है, हम 10 बुक्स पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको कंपाइल करना वो उसके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है। मेक श्योर कि आप मिनिमम रिसोर्सेज लो और मैक्सिमम रिवीजन करो उसकी। मैं आपको बता रही हूँ, अभी अमन सिमरन थे क्लास में, है ना, दे वर रीडिंग योर इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी एलबीएम से कर रहे हैं, ऑलरेडी एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं मैम ये पूरी की बहुत अच्छी बुक है, हमारे बुक शेल्फ पे पड़ी हुई थी, मैम ये भी रीड कर लूँ। मैंने कहा हाँ ये भी रीड कर ले, मैंने कहा 4 और पढ़ी, वो भी निकाल के रीड कर ले बेटा। नहीं करना, हम लोग ये भूल जाते हैं एक्चुअली, हमारे ना ह्यूमन ये एरर है, दिमाग में ये एरर है कि और बुक्स, नई बुक्स के साथ में अटैचमेंट बहुत होती है। नई किताब ले आओ, नए पेन ले आओ, बट नई बुक्स मत खरीदो प्लीज़। बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर वन, ठीक है, कि इसमें से पढ़ना है, रिसोर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कहाँ से क्या पढ़ना है। और कल मैं इसके ऊपर क्लास लूँगी, किस सब्जेक्ट में से कौन सी बुक रेफर करनी है हम लोगों को, जो मैं मतलब कि जर्नली बच्चों को रिकमेंड करती हूँ। और अगर आप मेरे पे 1% में विश्वास करते हो, लिख लेना, उसके अलावा आपको कुछ भी फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो कल करवाऊँ, ठीक है। सो
रिसोर्सेज में या तो एनसीईआरटी गाइस, बुक लिस्ट अपनी तैयार करनी है। बुक लिस्ट में ना 3-4 चीज़ें आएंगी, या तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करोगे, या आप लर्न बाय मैप्स रेफर कर रहे हो, या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल है आप उसको रेफर कर रहे हो, जिसको मैं क्लास नोट्स भी बोल सकती हूँ। होता ये काफ़ी कुछ है, बट इनमें से अगेन आपको सिलेक्टेड चीज़ें उठानी है। मैं तो सिंपली ये बोल देती हूँ, अगर आप एलबीएम बायर हो, आंख मूंद के बस ये पढ़ो और पीवाई क्यूज पढ़ो, ख़त्म। और कुछ पढ़ना ही नहीं करंट अफेयर्स के अलावा, आंख बंद करके बोल रही मैं, कोई ज़रूरत ही नहीं और कुछ पढ़ने की। एनसीईआरटी, हाँ लक्ष्मीकांत ज़रूर मैं बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि पढ़ो, ठीक है। यहाँ की एनसीईआरटी मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ आपकी पॉलिटी की, वहाँ पे सिर्फ लक्ष्मीकांत। फिर उसके बाद लर्न बाय मैप्स, क्योंकि लर्न बाय मैप्स में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मिस आउट नहीं है। इनफैक्ट कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में, इवन हमारी एकेडमी में भी हम लोग 80-90% आप लोगों को जो है एलबीएम कराएंगे, कुछ 10% रह जाएगा, वो आप लोगों की ड्यूटी है खुद की करनी। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है लर्न बाय मैप्स, इसीलिए हर साल उसमें से 50-60 क्वेश्चन आते ही हैं। 20 दिन के बाद प्रॉब्लम्स होएगा। आई बेट यू ऑन दिस टेबल राइट नाउ कि 60 से 50 क्वेश्चन हम लोगों के एलबीएम में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। दिस इज द गॉड फादर। ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, इतने सारे टॉपर्स तब भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये है, हर एक टॉपिक के पीछे बहुत ज़्यादा पेन ली गई है ताकि सब कुछ कवर अप हो, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी। एंड थर्ड वन गाइस, दैट इज़ योर इंस्टीट्यूट मटेरियल। जब आप लोग यहाँ पे आके पढ़ते हो, जब कोचिंग क्लासेस के अंदर अपने नोट्स बना रहे हो, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने पास हमेशा रखना, या लर्न बाय मैप्स के ऊपर ही उतारने की कोशिश करना उनको। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, जो आपको लगता है कि एलबीएम में ये मिस हो गया, ये एडिशनल चीज़ पता लगी है, या नई चीज़ ऐड ऑन हो गई है, राइट दैट आउट ऑन योर लर्न बाय मैप्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हैंड मेमोरी है ना, आपने क्लास में याद किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हमेशा अपने साथ रखना। इफ़ यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, बट अगर आपने कहीं से कोचिंग ले रहे हो या ले रहे हो हमसे, या फिर ली है, सो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज में गाइस लास्ट वन विल बी द गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकते हो, रीड एनी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बट डोंट चेंज इट। अगर हिंदू पढ़ रहे हो हिंदू के साथ स्ट्रिक्ट रहो, अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो इंडियन एक्सप्रेस से, कोई दैनिक भास्कर पढ़ रहा है या ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो हाथ जोड़ के बेनती है कि न्यूज़पेपर चेंज कर लो, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कंपल्सरी है। इवन इफ़ यू आर इनटू योर हिंदी मीडियम, आई विल सजेस्ट कि थोड़ा बहुत हम लोगों को हैबिट डालनी चाहिए। हिंदू की लैंग्वेज टफ है, इंडियन एक्सप्रेस की सिंपल है, तो फिर भी हिंदी वालों को भी पढ़ना पड़ता है इंग्लिश भाई। तो इंडियन एक्सप्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूदिंग न्यूज़पेपर्स। मैं पर्सनली, मैंने खुद हिंदू ही पढ़ा है, पर इंडियन एक्सप्रेस की आज की डेट में देखती हूँ कि उसकी लैंग्वेज ज़्यादा सिंपलर है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, हाँ जी, इसके बारे में कोई कुछ बता सकता है? गवर्नमेंट वेबसाइट कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए, आप लोगों से मैं सुनना चाहती हूँ। गवर्नमेंट वेबसाइट्स हमें कौन सी फॉलो करनी चाहिए? जी, एनीवन ऑनलाइन? देखो वैसे तो ना, अगर आप कोई भी मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हो, कोई भी मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हो, तो इंस्टीट्यूट्स आर वेरी स्मार्ट दी डेज। इवन जैसे आप लोग एलबीएम भी रेफ़र करते हो, तो आज की डेट में ना हम लोग हर तरीके की गवर्नमेंट वेबसाइट से भी डाटाज निकाल के आप लोगों को मंथली मैगजीन में करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको वीकेंड पे कराया जाता है, जो सैटरडे लगती है करंट अफेयर्स की।
पर ना मैं इसको हाईली सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ना यूपीएससी इज़ नॉट द गोल। यूपीएससी क्लियर करना एक गोल नहीं है किसी एस्पिरेंट का। जिन लोगों का गोल ये होता है कि कल दिन को सोसाइटी को सर्व करना है, यू हैव टू वर्क एट द ग्राउंड। जिनके दिमाग में ये फतूर होता है ना, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को जाके देखें, जैसे कि इकोनॉमिक अफेयर्स वेबसाइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई की वेबसाइट, ठीक है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, एक आर्ट एंड कल्चर की होती है, आई डोंट रिमेंबर द वेबसाइट। तो मैं चाहती हूँ आप लोग जाके ना यहाँ पे ज़रूर देखो कि ये लोग ना पॉलिसीज़ कैसे ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि कल दिन को यू विल बी द वन जो कि ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करेंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग एट दिस लेवल, देन ओनली यू विल बी अ यूपीएससी टॉपर। यूपीएससी वाले यूपीएससी टॉपर्स नहीं ढूंढ रहे, यूपीएससी वाले एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे ज़बरदस्त, जो कल दिन को आपकी पॉलिसीज़ बना सकें, सिर्फ वक्फ बोर्ड बिल के बारे में ना पहचान सकें कि यार इसमें क्या हो रहा है, कैसे है, क्या है। दे विल आस्क यू टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी, क्योंकि मिनिस्टर्स नहीं बनाते गई, टू बी वेरी फ्रैंक, वो नहीं बनाते पॉलिसीज़। हु आर द क्रिएटर्स फॉर आवर पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या ये वक्फ बिल एक्ट सारे, दे आर द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव जो कि ये पॉलिसीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और वो जहन में ना वो आपको आदत तब पड़ती है जब आप ना गवर्नमेंट वेबसाइट पर कभी कभी चले जाया करो, महीने में 2 बार जाओ, पर उसमें आर्टिकल्स देखो जाके, फुल पॉलिसीज़ को रीड करना है, नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, जस्ट रीड देम। कभी डीडी न्यूज़ सुना आप लोगों ने? डीडी न्यूज़ सुना? हाउ मेनी हैव यू एवर लाइक लिसन टू द डीडी न्यूज़? डीडी न्यूज़ सुना किसी ने? कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड्स एंड अनम्यूट योर सेल्फ और बता सकते हो कौन कौन सुनता? यार ये काम करना शुरू करो फिर। डीडी न्यूज़ नहीं सुनते तुम लोग यार? बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। 15 मिनट की डीडी न्यूज़ ज़रूर सुना करो, क्योंकि यहाँ पे वैसी वैसी न्यूज़ें नहीं आती। सनसनी खबर, आज हुआ ऐसा अटैक, कुत्ते ने उसको काट लिया, है ना, ये हो गया, ये इसको मार पड़ी, ये हो गया, ऐसा हो गया, उस रिलीजन ने उसको कुछ बोल दिया। ऐसी बकवास न्यूज़ें चैनल सुनने से, जो मम्मी पापा वगैरह लोग सुनते हैं ना, वैसी न्यूज़ें नहीं आती यहाँ पे। 15 मिनट की देश से रिलेटेड न्यूज़ें आती हैं। एंड यू एक्चुअली नो, बहुत सारे लोग ना, मुझे लगता है जो तैयारी करते हैं ना, एफएम रेडियो की भी ऐड सुनते हैं, क्योंकि वो 10 मिनट में ना आपको पूरा एक निचोड़ दे देती हैं डेली करंट अफेयर्स का, कि क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, वहाँ से ऐसा हो गया, वहाँ पे अटैक हुआ। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेच करते हैं ना, वो न्यूज़ें नहीं सुननी। डीडी न्यूज़ अब मेरे ख्याल से 8 बजे या 7 बजे आता है, और इंग्लिश और हिंदी में आता है। 15-15 मिनट की न्यूज़ होती है, एक्सेलेंट। उनको सुनने से ना हमें ये पता लगता है गाइस, जो मैं आप लोगों को बात बता रही थी, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, इनके अंदर ना एक क्वालिटी पता है क्या होती है, इनकी वर्ड ऑफ योर चॉइस एंड वर्ड ऑफ योर सेंटेंसेस आर रियली गुड। दे विल नॉट टॉक लूज, प्लीज माइंड दिस, दे विल नेवर टॉक लूज। दे विल मेक बोल्ड डिसीजन, बोल्ड वर्ड्स, बोल्ड माइंडसेट की तरह बात करेंगे, और उनकी वो पॉलिसीज में भी रिफ्लेक्ट होता है। और ऐसे ना आपको जो ये इंग्लिश के आपके 50-100 वर्ड्स अगर आपको आ गए ना,
आपको इंग्लिश के अगर ऐसे 50-100 वर्ड्स आगे जो कि आपको यूज़ करने हैं कि दिस इज़ है ना फाइनेंशियली मसल शुड बी यूज, है ना, रिफाइन द मटेरियल एट द नीच, ये आपको 50-100 वर्ड्स आपके आगे तो आपके वो आंसर में रिफ्लेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली। आपको कहाँ पे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, यू विल नो दैट, और अल्टीमेटली आपके आंसर्स बहुत अच्छे होंगे। और आंसर्स अच्छे होने का मतलब है कल दिन को आप पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी बनाओगे। क्या लिखा है ईशा? मनी कंट्रोल वेबसाइट इज़ गुड। मैंने नहीं रेफ़र किया, मैं एक बारी देख लूँगी, बट मैंने मनी कंट्रोल पॉलिसी मैंने वेबसाइट नहीं देखी है। लिंक शेयर कर देना, आई विल गो थ्रू इट वंस, अगर मुझे अच्छी लगी तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। ठीक है, सो इन वेबसाइट्स में कभी कभी जाया करो, कभी कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल जाए। ऐसी योजना कुरुक्षेत्र भी होती है हम लोगों की, वो भी एक तरीके की गवर्नमेंट है ना, आपके जो प्रिंटिंग से बनी हुई आई होती हैं और आपकी पॉलिसीज़ को इनलाइट करती हैं। सो वो भी आप लोग रीड कर सकते हो, मंथली योजनाज भी, कि उसके किस टॉपिक के रिवॉल्व अराउंड हो रही हैं। बिकॉज जनरली क्या देखा गया है, जो आपके टॉपिक्स वहाँ पे पूरे साल में पूछे जाते हैं या 2 साल में, यूपीएससी का काफ़ी चांस है कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में हो, या फिर आप लोग एग्जाम्पल्स में भी लिख सकते हो, या वो ऐसे से आ सकता है या आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योजना देख लिया करो, और ऐसा नहीं है कि उसको वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, सिर्फ ट्राई टू लर्न, टू हैव लाइक अ ग्लिम्स ओवर इट, कि वो किसके बारे में है और आपकी गवर्नमेंट क्यों इसके ऊपर फोकस कर रही है और उससे क्या नतीजे मिल सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचोगे अभी से, तब भी आप लोग उस हिसाब से चलोगे। ओके, सपोज करो, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉन वेजिटेरियंस ओवर हेयर? नॉन वेज खाता है कोई? अच्छा, एक स्टोरी है, तो उसको कोई लिटरली नहीं लेगा। देयर इज वन बुक कॉल्ड ईट दैट फ्रॉग, हैव यू हर्ड अबाउट इट? ईट दैट फ्रॉग कहते हैं अगर ना आपको एक मेंढक खाना पड़ जाए, कितना डिफिकल्ट है ना, आप तो वो भी वेजिटेरियन, अगर किसी नॉन वेजिटेरियन को पूछोगे उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। आपको खाना पड़ेगा क्योंकि आपने यूपीएससी क्रैक करना है। तो कहते हैं अगर आपको पूरे दिन में ना आपको ये बोल दिया जाए कि आपको एक मेंढक खाना है, तो सबसे पहले उठ के ना दिन में आप मेंढक खाओगे सबसे पहले, और बाकी काम बाद में करोगे। सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते अच्छा अगर ये हो जाए, यूपीएससी बोले कि 2 मेंढक खाने हैं, तो कहते उसमें से चूज करो सबसे बड़ा मेंढक कौन सा, पहले वो खाओ, फिर छोटा मेंढक खाओ, फिर उसके बाद अपने राजमा चावल खाना। जोक से पार्ट, ठीक है। बट ईट दैट फ्रॉग का मतलब पता है क्या है, कि दिन में जो भी आपका सबसे डिफिकल्ट टास्क है ना, डू इट फर्स्ट, डू इट फर्स्ट। अगर आपने सोचा ना कि पहले मैं ये खा लूँ फिर उसके बाद मैं ये काम करूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कभी नहीं होगा। पहले आप अगर मुश्किल काम कर लोगे पहले, उसके बाद जो आपके माइनर काम है वो करने बहुत आसान होंगे। ऑलवेज प्लान योर डे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर वेयर आर यू राइट नाउ। आप कहाँ हो, आपने क्या पढ़ा है। बड़ा अच्छा एक ना जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, तो ही इज़ ऑलरेडी इनटू सर्विस, कहता मैम मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट करनी है। जॉब में थे, बी ग्रेड ऑफिसर लगे हुए थे, तो अब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करनी थी। तो आई सेड हिम कि सबसे बुरे सब्जेक्ट्स और एक सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स की ना लिस्ट बना ले और मुझे दे। आपने भी वही करना है, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं एक साइड पे और सबसे बुरे सब्जेक्ट एक साइड पे लिख लो। और मेजॉरिटी लोगों के ना
जो सबसे बुरे सब्जेक्ट हैं वो इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स या हिस्ट्री में से तो एक आधा तो ज़रूर होगा जिनको ये डिफ़िकल्ट लगते होंगे. आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू स्टार्ट विद दिस. जो आपको सबसे बुरे सब्जेक्ट लगते हैं ना, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है ना आफ्टर दिस सेशन, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो कि आपको लगता है आज ही यूपीएससी क्रैक कर देंगे और लग भी जाओगे. तो मैं बोलती हूँ जो ये फुल पोटेंशियल पे हो ना जब आप अपनी प्रिपरेशन की, स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट. द लाइफ पता है कैसे चलती है लाइफ? लाइफ चलती है ऐसे. कोई भी चीज आपकी जिंदगी में पता है कैसे चलती है? दैट इज विद योर अप एंड विद योर डाउन. This is the part of your UPSC preparation, guys. This is the part of your UPSC preparation. You cannot ignore it. Ups and downs are the part. और आप लोगों को पता है क्या करना? स्टार्टिंग में हमेशा अप हो गया आप, और इस टाइम पे आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने? इस टाइम पे आपको सबसे बुरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं. दैट इज योर डिफिकल्ट. And the time when you are feeling very low, very irritated from your UPSC preparation, यार कुछ होता नहीं, take out your favorite subject. Difficult, favorite, difficult, favorite, difficult, favorite, difficult, favorite. इस पैटर्न को समझना आप लोगों ने. व्हेन यू आर फीलिंग लो एंड व्हेन यू आर फीलिंग हाई. ऐसा हो सकता है आपकी क्लास में ऐसी कोई डिफरेंट सब्जेक्ट चल रहा हो, बट क्लास में बच्चे जो भी सब्जेक्ट चलेंगे उसको आप लोगों ने नहीं पढ़ने का दिल कर रहा. बस इतना कर लेना कि क्लास में जो आपको लास्ट लेक्चर डिलीवर हुआ है ना वो आपको आता हो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले. अगर आपका मन नहीं कर रहा अभी कोई और बुक पढ़ने को, कोई और एनसीईआरटी पढ़ने को, कुछ और कंटेंट पढ़ने को नहीं दिल कर रहा, अवॉइड इट. बट रिमेंबर माय वर्ड्स कि आपको बच्चे ये ध्यान रखना है कि आपका डिफिकल्ट टाइम कौन सा है और फेवरेट टाइम कौन सा है, और आपको क्लास वर्क इज इक्वल टू योर शुड बी योर होमवर्क. क्लास शुरू होने से पहले आपको 15 मिनट आके पहले रिवाइज करना है. मैं बताती हूँ कि व्हाट आई हैव सीन इज कि ये भी मैंने एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा. एक हमारे क्लास में होता था एक लड़का, वो क्लास से ना 10 मिनट पहले ज़रूर आ जाता था, और क्लास से 10 मिनट पहले ना बैठ के कोने में, कभी किसी से बात नहीं करनी उसने, क्लास में बैठने से पहले पता नहीं क्या करता रहता था वो. और मैंने उसको जब 2-3 बार ऑब्जर्व किया ना, वो अपना लास्ट लेक्चर रिवाइज करता था. वो कभी भाग भाग के क्लास अटेंड नहीं करने आता था, वो मुझसे 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता था क्लास में. इससे क्या होता है कि आप लोगों का वार्म अप होता. आप लोग वो देखते हो क्या कहते हैं उसको, जिम करते हो. जब हम जिम करते हैं उससे पहले हम लोग वार्म अप करते हैं, वी स्ट्रेच आउट, है ना, स्ट्रेच आउट करते हैं. दिस इज गाइस दैट इज योर स्ट्रेच आउट ओनली. आपको आपके क्लास से पहले 10 मिनट पहले आके आपको लास्ट लेक्चर रिवाइज करना. इतना करना पड़ेगा आप लोगों को. घर जाके तो पूरा का पूरा रिवाइज करोगे, क्लास से आने से पहले आपको 10 मिनट पहले रिवाइज करना है. इवन इफ आप लोगों ने घर से नहीं किया, आपको कोई और प्रॉब्लम आ गई या इश्यू आ गया, यू हैव टू डू इट राइट नाउ, क्लास में 10 मिनट से पहले. It's very important. It's very important. So, during your preparation, सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करती हूँ, सबसे डिफ़िकल्ट आपके सब्जेक्ट या एनसीईआरटी से स्टार्ट कर लो. और जो मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट फॉर योर यूपीएससी इज़ योर आइदर योर इकोनॉमिक्स और आइदर योर हिस्ट्री. ये 2 सब्जेक्ट से नफ़रत की जाती है, और ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनके टीचर भी अच्छे मिल जाए ना तब भी ऐसा लगता है बहुत बुरे टीचर हैं.
क्योंकि समझ में ही नहीं आता, एक बार चीज़ पढ़ी तो भूल जाते हैं। बाकी बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसकी मेरी गारंटी है, वो मैं आपको नफरत होने नहीं दूंगी, ना ज्योग्राफी से ना पॉलिटी से। पर ये दो सब्जेक्ट्स जो है ना, आपने अपनी प्रिपरेशन में प्लीज़ इनके ऊपर फुल फोकस रखना है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोगों ने देख लिया कि क्या स्टार्ट करना है, वेयर यू आर राइट नाउ। अब मुझे नहीं पता कि अभी इस टाइम पे आप लोग क्या क्या कर रहे हो, but there are 4 categories I have divided into. So please let me know अपने चैट सेक्शन के अंदर कौन किसके अंदर फॉल करता है। +2 से पहले कौन तैयारी कर रहा है, उसके बाद ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कौन तैयारी कर रहा है, आफ्टर ग्रेजुएशन को मैंने 3rd नंबर दिया है कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप फुल फ्लेज तैयारी में हो तो आपको 3rd कैटेगरी दी है, एंड 4th कैटेगरी इज योर जॉब कैटेगरी। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आप कौन से जो है पेरिफेरी में फॉल करते हो, 1 2 3 4। फर्स्ट, अच्छा ओके, हाँ जी, आफ्टर ग्रेजुएशन दैट इज योर 3rd वन। फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं दिव्या, दे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म का टाइम आया है, मैं कौन सी कैटेगरी में? फाइनल अगर ईयर में हो बच्चे तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही है, बस फुल फ्लेज तैयारी में आने वाले हो तुम, ट्रांजिशन फेज में हो। ट्रांजिशन फेज इनटू योर फ्रॉम योर सेकंड टू योर 3rd कैटेगरी। हाँ जी, बाकी नेहमत मुझे लगता है ग्रेजुएशन में है, एंड गंगेश्वरी, आई एम नॉट श्योर, गंगेश्वरी आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा लकी लोग पता कौन से हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, द पीपल हु आर इनटू योर जॉब राइट नाउ, तो सबसे लकी हैं कि वो तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी दैट इज़ माई फीलिंग, कि ये सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, क्योंकि यू दे हैव सम काइंड ऑफ मेच्योरिटी विद देम, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमेच्योरिटी होती है। आए थे ना लास्ट क्लास में ना, ऑफलाइन में एक बच्चा आया था मेरे पास, ही वॉज इन टू योर 10th स्टैंडर्ड। मैंने कहा कशिश मैम, मैं कॉम्प्लान के सेशन लाना भूल गई कि कैसे कैसे बच्चों को आप डेमो के लिए भेज रहे हो। ये सबसे ज़्यादा इमेच्योर होते हैं पता है, और ये सबसे ज़्यादा जल्दी हार मान के फिर भाग जाते हैं। जितनी जल्दी आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हो फिर वो ख़राब हो जाता है। एंड यहाँ पे ना आपके प्रेशर बहुत होता है, दिमाग के टाइम कम है, और जब आपके पास टाइम कम होता है ना तो यू बिकम द मोस्ट इफेक्टिव पर्सन इन योर लाइफ। इज इट ट्रू? जो तैयारी एग्ज़ाम से पहले आपको 3 दिन की छुट्टी मिली हो, 5 दिन की छुट्टी मिली हो, 10 दिन की छुट्टी मिली हो, पढ़ते कब थे हम? पूरा 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। उस टाइम पे मोस्ट इफेक्टिव होता था वो, मोस्ट इफेक्टिव। सो नेवर डिमोरलाइज कि आप जॉब में हो, क्योंकि इन लोगों को डिमोरलाइजेशन बहुत होती है कि हम लोग अब जॉब में हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता गाइस, यू आर द वन जो कि आपके सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। एंड ये पता क्या है, दीज आर द मोस्ट लकीएस्ट पीपल एवर, लकीएस्ट। आपको आपके घर वालों ने इतना सपोर्ट किया है कि भैया तू ग्रेजुएशन के बाद आ जा, तू पूरी फुल फ्लेज तैयारी कर। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके लाइफ में, सच बता रही हूँ, कि जिनके घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम फुल फ्लेज 1-2 साल के लिए तैयारी करो। सो यू आर द मोस्ट लकीएस्ट वन। ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन इज द मोस्ट आइडियल टाइम, बट भागना नहीं होता इस टाइम पे। हम लोगों को बड़े कंसिस्टेंट वे में चलते रहना। दिस इज लाइक जो मैंने बात की थी ना, हाई लो फेस,
इनको पूरी प्रिपरेशन जर्नी में ना ऐसे घूमना पड़ता, ना बहुत ज़्यादा हाई होना होता है, ना बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, सच बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा लाइफ में आप कभी भी एक्सप्लोजर लेते हो या कभी भी कुछ सीखते हो ना, दैट इज़ ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, आपके कॉलेज टाइम में। आप लाइफ में कभी इतना नहीं सीखोगे जितना आप ग्रेजुएशन में सीखोगे। योर फ्रेंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड, योर स्ट्रीम्स आर कम्प्लीटली चेंज्ड नाउ। बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं, बट मोस्टली चेंज हो जाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम where you develop your personality, you come into curriculum activities as well, और उस टाइम पे तुम्हें पता लगता है एग्जैक्टली तुम क्या हो। स्कूल में नहीं पता लगता, कॉलेज में पता लगता है कि तुम कहाँ पे हो। और ये वो टाइम है, सच बता रही हूँ, मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बोलते हैं मैम कि यार ये हम लोग गर्लफ्रेंड बनाए, बॉयफ्रेंड बनाए, उन चक्करों में बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। और मैं बोलती हूँ कभी मत इन चक्करों में फंसो, दोस्त बनाओ, क्योंकि अगर आप किसी के साथ कमिटेड होगे ना इस टाइम के ऊपर, तो अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी को अगर बहुत ही है ना आपको लगता है, तो साथ में चलो उसके, सब कुछ करो, बट नॉट इन टू द रिलेशनशिप, बिकॉज एक जगह पे जब आप बंद जाते हो ना, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बहुत जगह दे इधर उधर जाने की। यू डोंट लर्न फॉर इन योर सेल्फ गाइज। टाइम आता है दैट इज़ ऑन अ वेरी लेटर स्टेज, और यही कौन सी उम्र होती है मेरे ख्याल से 19 to 21 और 22 है ना, यही एजेस होती हैं सबसे ज़्यादा हार्मोन्स जो हमारे फिजिकली भी इस टाइम पे एक्टिव होते हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग योर दिस एज। पर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ ना, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ता है इससे, क्योंकि एक एनर्जी लेवल जो होता है ना गाइस, या तो वो पढ़ाई में जा सकते हैं या फिर इन चीज़ों में जा सकते हैं। टेक इट एज अ फ्रेंड, बट ग्रोइंग फेज में आप लोगों को जो है ना इन चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना। सो द मोटिव यहाँ पे ये डिस्कस करना था कि जो ड्यूरिंग योर ग्रेजुएट, जो बिफोर योर 12th के बारे में सोच भी रहे हैं, यूपीएससी के बारे में, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन यू जस्ट नीड 2 to 3 hours। 2 hours इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आप कोचिंग में अटेंड कर रहे हो और वो क्लास वर्क पढ़ रहे हो, और थोड़ा बहुत भी अगर आप एनसीईआरटीज़ को टाइम दे रहे हो, इनफ है वो। बट जब ये आएगा ना ये फेज़, आपको ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ानी होगी। शायद इनिशियली आपको सिर्फ 2-3 घंटे की आदत हो, आपको 5 घंटे की आदत डालनी है पढ़ने के लिए, देन ग्रेजुअली 8 to 10 hours तक भी जा सकते हो। 10 इज़ मोर देन लाइक द एक्सट्रीम वन। मेरे लिए 9 से 10 घंटे इज एक्सट्रीम, बहुत है, सफिशेंट है। और ये उस टाइम पे होना चाहिए जब बिल्कुल एक्यूट पे पहुंच चुके हो। 8 घंटे इज द मोस्ट आइडियल वन। 8:8:8 की रेशियो इज द परफेक्ट टाइम। 8 hours of your sleep, 8 hours of your studies, and 8 hours is for your health, your Bhagwan ji, for your friends and families। और किसी के पास कोई काम रह गया वो भी यहीं पे कर लेना 8 घंटों में। 8 घंटे की फिलॉसफी ना बहुत ज़बरदस्त है। गुरसिमरत सिंह हु इज़ राइट नाउ सर्विंग इन योर पंजाब, ठीक है, एंड पटियाले के थे, तो तोता सिंह दीना जी एक रिपोर्टर है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने पता क्या बोला गुरसिमरत सिंह ने? ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने हमारे से यूपीएससी गाइडेंस ली हुई है, इंटरव्यू गाइडेंस ली हुई है। तो उन्होंने एक अपनी वीडियो में बोला, कहते हैं मैंने ना 8 घंटे फिक्स थे, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने ये कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं तोड़ी। एंड ही ऑलवेज क्रैक्ड योर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड योर इंटरव्यूज एवरी टाइम 4 times। पहले वो आपके रैंक 700 में थे, फिर 600 में आए, फिर 500 में आए, फिर उसके बाद 100s में आए।
कहते हैं इन सब में ये 4 सालों में मैंने जब भी अटेम्प्ट दिए है ना, मैंने 8 घंटे की स्टडीज रेगुलर रखी है। इवन इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल, इवन इफ देयर इज अ वन ओकेजन एट माई होम, कहते ये 8 घंटे मेरे हमेशा कांस्टेंट रहे हैं। that's the consistency that you have to maintain for yourself. अब बहुत बच्चे ना ये भी पूछते हैं गाइस कि नोट्स मेकिंग करनी कितनी ज़रूरी है। जब आप फर्स्ट टाइम कभी भी बुक पर पढ़ रहे हो ना, मैं फटाफट से ही बताऊंगी ये। सबसे पहले पेंसिल से अंडरलाइन क्या करो, हमेशा पेंसिल से, फिर उसके बाद आ जाओ पेन पे, और उसके बाद हाइलाइटर पे। हाइलाइटर का मतलब ये है कि तीसरे चौथे टाइम इसमें आप लोगों ने PYQs पढ़ लिए हैं, और वैसे ही आप अपना जो मटेरियल है उसको रिफाइन करते रहोगे। और उसके बाद PYQ से आपको लगता है तो ऐड दोज पॉइंट्स इनटू योर लर्न बाय मैप्स, और आपके जो खुद के सेल्फ मेड नोट्स हैं या फिर आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, जिसको भी आप रेफर कर रहे हो, पर्टिकुलरली आपके जो लर्न बाय मैप्स हैं, जो अकेडमी से कोचिंग ले रहे हैं, मेजॉरिटी आप लोग ले रहे हो, तो मैं बता रही हूँ लर्न बाय मैप्स पे एडिशन कर दो, उसी के ऊपर कर दो जो भी आप बुक रेफर करोगे। एंड जो आपके न्यूज़पेपर हैं, क्या उसके नोट्स बनाने, क्या आप लोग बनाते हो न्यूज़पेपर के नोट्स? हाउ मेनी ऑफ यू मेक्स नोट फॉर योर UPS करंट अफेयर्स? कैसे बनाते हैं? एक एक न्यूज़ लिखते हो, फिर कैसे लिखते हो? अनम्यूट योरसेल्फ और बता दो। मैंने अपनी किताब को नाम दिया था, मैजिक बुक का नाम दिया था। जो मैंने अपने करंट अफेयर्स की नोट्स की एक बनाई थी ना, कॉपी बनाई थी, दैट इज़ कॉल्ड एज मैजिक बुक। तो वो लाइनों वाली पेज है, आप लोगों को कभी दिखाऊंगी जब आप क्लास में आओगे, तो जिनको कईयों को दिखाई भी हुई है। तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि जो बड़े इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता था न्यूज़पेपर में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आ गए हैं टॉपिक वाइज, उसको मैं लिखना स्टार्ट कर देती थी। कोई ऐसे फैक्ट होते थे जो न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं, उसको लिखना स्टार्ट कर देती थी। कोई रिपोर्ट्स होती थी, कोई पॉलिसीज़ होती थी, कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते थे जो बहुत ज़बरदस्त हैं, उनको लिखना स्टार्ट कर देती थी उस मैजिक बुक में। बहुत सब कुछ नहीं लिखती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन, फॉर एग्ज़ाम्पल LGBT, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्स में भी कोई पर्टिकुलर तरीके के, कुछ भी इंटरनेशनल रिलेशंस, वहाँ पे आपके चाइना रशिया का एक एक पेज डेडिकेट किया हुआ था, सिर्फ एक एक लाइन में उसको लिखना स्टार्ट कर देती थी। तो मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ था उस चीज़ को, और आई मेक श्योर यहाँ पे जितने भी इंट्रोडक्शंस आपके टॉपिक हैं मेरे पास GS में, उन सब की इंट्रोडक्शन मैंने एक जगह पे लिखी हुई थी और कंक्लूजन लिखा हुआ था। जब आप लोग GS पेपर 1, 2, 3, 4 लिखने जाते हो ना, लेट मी वेरी फ्रैंक विद यू, आप लोग वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते अपनी इंट्रोडक्शंस। जो आपने पहले क्रिएट की होती है ना, आप वही लिखते हो। मैंने देखा है, मैंने बहुत कोशिश की थी वहाँ पे ना आपके क्रिएट करने की इंट्रोडक्शंस, पर मेरा पहले घंटे मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। मैं जब बहुत ज़्यादा जोर लगा रही हूँ इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए गाइस आप लोगों को अभी से, आज से ये सोचना है कि अगर ये टॉपिक आ जाता है तो कल दिन को मैं इसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ या क्या लिख सकती हूँ। सपोज करो रिवर्स के ऊपर चल रहा है,
तो आई राइट इट डाउन कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं एंड वी हैव मैजिकल रिवर्स लाइक योर गंगा। गंगा मैया की क्या खासियत है? इट इज़ सेल्फ प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसके पानी के अंदर। गंगा मैया जाओगे, पानी गंदा लेके आओगे और घर आते आते बिल्कुल साफ हो जाएगा। किसी भी आपके रिलीजियस स्पॉट की यही खासियत होती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसे पर्टिकुलर तरीके के आपके जो हैं बैक्टीरियाज मिलते हैं जो कि आपके सारे कीटाणु को खा जाते हैं। सो आपको ऐसी सभी टॉपिक्स के लिए गाइस आपको अपनी इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स तैयार करनी पड़ेंगी। देन ओनली यू कैन बी अ सक्सेसफुल यूपीएससी एस्पिरेंट। सो मैजिक बुक क्रिएट करो, राइट मैजिकल थिंग्स, इंट्रोडक्शन, कोट्स, एग्जाम्पल्स एंड यस टॉपर्स इंस्पिरेशन। टॉपर्स की आंसर शीट देखो कि क्या लिखते हैं वो। जीएस पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है, पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में? किसी ने? आप कई लोगों का मुझे लगता है अकेडमी में जो इन्होंने ज्वाइन किया है, तो मेजॉरिटी मुझे लगता है अभी जो बैठे हैं उनका तो सबका होना ही है। अभी ये सबसे एंड में कराया जाता है पर जल्दी भी करा सकते हैं। यहाँ पे ना आपकी 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती हैं। एक तो डेफिनेशंस ऑफ द कीवर्ड्स। 100 कीवर्ड्स हैं अप्रॉक्सीमेटली या 50-60 जो कि आप लोगों को पूरे के पूरे याद होने चाहिए। कीवर्ड्स ऑफ इन योर एथिक्स, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज योर मोरालिटी, व्हाट इज योर ऑनेस्टी, व्हाट इज एप्रीहेंशन, व्हाट इज योर डिसऑनेस्टी, ये सब कुछ, पंक्चुअलिटी, आपकी काउंटेबिलिटी, ये सब कुछ जो आपके वर्ड्स आते हैं ना गाइस, दैट इज योर की टर्म्स, और ये आपको क्लास में कराया जाएगा। अब ये तो अलग चीज हो गई, बट इसमें ये समझ नहीं आता गाइस, यहाँ पे पता है कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस, एक्सप्लेन हैप्पीनेस इन योर ओन टर्म, इन योर ओन लैंग्वेज। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एथिक्स के अंदर। तो उस टाइम पे ना हमें ना टॉपर्स के आंसर्स और नोट्स देखने होते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर जल्दी से ना एक आपका एक कंपाइलेशन लेके आऊँ, तो जितने भी आपके टॉप रैंकर्स हैं ना उनके हम लोग आंसर शीट्स आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनसे सीखो आप लोग कि वो किस तरीके के ना मैजिकल वर्ड्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, उनकी क्या इंस्पिरेशंस होती हैं, वो क्या डालते हैं, वो किस तरीके के ब्लॉक डायग्राम्स डाल रहे हैं। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ना अब इसी के ऊपर है कि मैंने टॉपर्स की आंसर शीट फॉर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए कंपाइल करना है। मैं इसी के ऊपर काम कर रही हूँ नेक्स्ट, ताकि आपको ये पता लगे बच्चे कि ये जो टॉपर्स के आंसर्स हैं ना, इनको देख के यू विल गेट इंस्पिरेशन कि यार ये लिख सकता हूँ, कि मैं लिख सकती हूँ यार। वो तभी आएगा जब आप लोग टॉपर्स के आंसर शीट लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है जी। लेट मी टेक आउट माई सेकेंड पेज, 2 मिनट रुकना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में हो सकता है, और जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पे। कहते अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो, आपने कोचिंग नहीं लेनी तो, कहते ईदर यू बिकम वेरी वेरी डिसिप्लिन एंड यू कैन डू सेल्फ स्टडिंग ऑल्सो। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। कहते ऐसी कोई चीज़ नहीं, एक्चुअली मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते सेल्फ स्टडी करके, कभी भी नहीं, पर यू शुड बी डिसिप्लिन्ड गाइज, you should be disciplined. If you are not disciplined, please pay for being disciplined. You can join coaching. Self discipline अगर आप लोग कर सकते हो डिसिप्लिन मेंटेन, तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो,
बट उसके लिए भी आई विल सजेस्ट कि आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप और मटेरियल पे तो पैसे खर्चने पड़ेंगे, बहुत मिनिमम अमाउंट, बट ये तो खर्चना पड़ेगा, इसका कोई स्केप नहीं है. इफ़ यू डोंट हैव अ टेस्ट सीरीज विद यू, यू आर फेल. इफ़ यू डोंट हैव एन आंसर राइटिंग, यू आर फेल. मेंटोर एक चाहिए ही चाहिए आप लोगों को, जो आपको गाइड करे, और एक स्टडी मटेरियल, राइट स्टडी मटेरियल. इनमें तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इफ़ यू आर गाइस willing to take the coaching, then you have two provisions. Either you can go online or you're offline. इन दोनों में क्या फ़र्क है? ऑनलाइन उन लोगों को सजेस्ट करूंगी गाइस जो कि ना आपके जॉब में. मैं ऑनलाइन उनको सजेस्ट करूंगी जो ना होम सिकनेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं, या जिनको हेल्थ या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगी आपका ऑनलाइन. एक चीज़ हो सकती है फाइनेंशियली आपको इशू है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में आप लोगों को पता है 3 टाइम्स हम लोगों की फीस में ही फ़र्क है. बट आपको ऑफलाइन में वही चीज़ हम लोग आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेंटेन इज योर डिसिप्लिन. यू हैव टू कम ऑनलाइन, आपको आना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टर्न ऑन योर स्विच ऑन योर कैमराज एज वेल अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है. और उस टाइम पे बैठना पड़ेगा क्लास के टाइम पे आके यहाँ पे. अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हो अपनी ड्रीम आपकी कोचिंग से, तो आप लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो. यू हैव टू बी गाइज दैट इज़ योर कंसिस्टेंट. ऑफलाइन के जिनके पास टाइम बहुत अच्छा है, टाइम अवेलेबिलिटी है, दूसरा फाइनेंशियली साउंड है, वो ऑफलाइन में आओ. जिनके नियर बाय है अच्छी कोचिंग सेंटर्स, वो वहाँ पे ज्वाइन करो. ठीक है, यू आर पेइंग फॉर योर डिसिप्लिन, ये बात कर चुकी हूँ मैं. इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है ऑफलाइन के अंदर. डेफिनेटली ऑफलाइन के अंदर जब हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पे एडिशनल फैक्टर थोड़ा सा मिलता है, बेनिफिट, बट वो आप काउंटर कर सकते हो अगर आप अपना कैमराज ऑन कर रहे हो और जूम पे आके रोज़ बैठोगे हमारे साथ. अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आपकी एक क्लास मिस होगी, मेक श्योर कि आप रात को सुन के लेक्चर फिर सो, ताकि नेक्स्ट डे आप लोग फिर से वहाँ पे आके बैठो क्लास में. We will make you consistent guys, we will make you consistent. बड़ी बहुत अच्छी बात करने लगी हूँ, प्लीज़ लिसन विद योर फुल ईयर्स. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. इसके ना 2 लेवल्स होते हैं, 3-4 लेवल्स होते हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं. दिस इज़ द लास्ट थिंग आई वांट टू से यू, और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से. जब हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं ना, फ्रॉम योर बिगनर टू योर टॉपर, ये जो हमारी यूपीएससी की जर्नी होती है ना, दैट हैज़ योर 4 स्टेप्स विद यू. द फर्स्ट स्टेप इज योर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. व्हेन यू अनकॉन्शियसली डू द मिस्टेक्स, आपको नहीं पता, आपने एक टॉपिक पढ़ा है और आपको नहीं पता कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए था या कहाँ से पढ़ना चाहिए था, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए थी. आपने पॉलिटी पढ़ी और आपने डीडी वासु पढ़नी शुरू कर दी, बट दैट वाज नॉट योर मिस्टेक, आपको नहीं पता था. द सेकेंड विल बी द कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. दैट मीन्स यू विल रियलाइज योर मिस्टेक कि सारे टॉपर्स तो रिकमेंड 80% क्या कर रहे हैं, यार लक्ष्मीकांत रिकमेंड कर रहे हैं, वाई आई एम फोकसिंग टुवर्ड्स योर डीडी वासु, लेट्स स्विच. यू एक्नॉलेज योर मिस्टेक. आप जानबूझ के मिस्टेक करते हो, जो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो. यू एक्नॉलेज योर मिस्टेक. एंड द थर्ड पॉइंट इज गाइस, आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कॉन्शियसली आप उसको करेक्ट करते हो. आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, आपने देखा यार पहले डीडी बासु में वो एफआर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे थे, नाउ आई कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली फ्रॉम दैट. और मुझे अगर मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रही हूँ तो मुझे यार ये चीज़ में ध्यान में रखना है, मुझे यार ये आर्टिकल याद रखना है, मुझे ये चीज़ें पढ़नी है. एंड द लास्ट स्टेज विल बी द वन, जब आप लोगों ने वो कर लिया ना, अनकॉन्शियसली आप चीज़ें ठीक पढ़ोगे.
जब आपके PYQs भी होने शुरू हो जाएंगे। आपने एक बार PYQs देख लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है। यू बिकम सो इफेक्टिव गाइज कि आपको पता लग जाता है कि यार ये क्या क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली पढ़ना चाहिए उस टॉपिक में से। तो वो बाय डिफॉल्ट आप लोग चीज़ें ठीक करते हो, दैट इज अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंस बन जाते हो, राइट डायरेक्शन में खुद ब खुद भागने लग पड़ते हो। ये तभी होगा when you will interact with your mentor। आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया, बट आप लोग प्लीज़ जब क्लास होती है उसको जूम पे आओ, उसको अटेंड करो, मेक श्योर यू टर्न ऑन योर कैमराज, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेइंग हैप्पी, जब आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे, जब अपने मेट से इंटरेक्ट करोगे तभी तो हैप्पी होगे। एंड बैलेंस्ड माइंडसेट इज द वन। बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना। बहुत ज़्यादा खुश हो के कपिल शर्मा के शो देखने बैठ गए और कुछ पढ़ा नहीं, मैडम के लेक्चर लगाए नहीं। सो बैलेंस्ड माइंडसेट इज द की। दिस इज हाउ यू अचीव योर ड्रीम गाइज। और ये नहीं सोचना कि मैंने UPSC टॉप करना है, आपने ये सोचना है मैंने कल दिन को एडमिनिस्ट्रेटर बनना, तब भी आप लोग बन पाओगे। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन इट विल बी बोरिंग। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं रोज़ आपको चॉकलेट खाने के लिए बोल दूँ ना कि रोज़ चॉकलेट खाओ बेटा, वो भी इरिटेटिंग लगने लग जाएगी एक टाइम के लिए। क्या रोज़ ही देने लग पड़ते हैं? मे बी इट्स योर फेवरेट थिंग, द मोस्ट फेवरेट थिंग, बट रोज़ नहीं कर सकते आप उसको। तो UPSC तैयारी में भी ये होगा, बट बैलेंस बना के रखना आप लोगों को। एटलीस्ट इफेक्टिवली 5 आवर्स 6 आवर्स तो ज़रूर दो अपनी प्रिपरेशन को। जैसे मैंने आपको बताया 8 घंटे तो निकालने ही चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलती कि आज ही जाके 8 घंटे बैठ जाओ, स्टार्ट फ्रॉम योर 3 4 जितना आप टाइम दे सकते हो, बट इवैल्यूएट योरसेल्फ, एक्नॉलेज कि आप इतने घंटे बैठते हो, धीरे धीरे करके उसको टाइम को बढ़ाना शुरू करो। द आइडियल टाइम इज़ 5 to 6 आवर्स। इसको ग्रेजुअली आप 8 आवर्स भी कर सकते हो प्रिपरेशन को, राइट? Anyone, any doubt from this lecture, please come up। मैं ऑनलाइन के लिए ऑफ हो रही हूँ, मैं अब जूम पे आ रही हूँ, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप।